वेलकम टू दी ऑल्टरनेट मीडिया। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साथ हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जुड़े हुए हैं हमारे साथ संदीप भाई। और आज ये साजिश थी बहुत बड़ी कि हम दोनों ब्लू ब्लू पहन के आएंगे। देखिए, शुक्रवार है, फ्राइडे है, फ्राइडे इज मेंट टू बी फॉर ब्लूज। सो हम दोनों का कलर कॉम्बिनेशन आज कोइंसिडेंटली मैच कर गया। देखिए, इसमें कोई साजिश नहीं थी। दिस इज बिकॉज वी फॉलो द कलर्स, वीकली कलर्स। शुरू करते हैं। अमित शाह, वन ऑफ द फैंटास्टिक होम मिनिस्टर्स दैट इंडिया कुड हैव एवर हैड। उनके बारे में तारीफ उतनी नहीं की जाती है जितना वो डिजर्व करते हैं। क्यों मैं ये ऐसा कह रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक। ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व की हैं, जिसके बारे में शायद जब वो रिटायर हो जाएंगे आज से 10-15 साल बाद, जब इतिहास लिखा जाने लगेगा, तब समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया। बट हाँ, जो हमें नजर आता है, जो हम एटलीस्ट जितनी हमें परमिशन है बोलने की, जो चीजें बाहर लाने की, उसके बारे में तो हम ओपन सोर्स मीडिया में जो है उसके बारे में तो बात कर ही सकते हैं। संदीप भाई, सबसे बड़ा झटका अगर मैं कहूँ अदृश्य राज्य को अगर किसी ने दिया है तो वो है अमित शाह है। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे मंसूबों पे पानी फेरा है, लेफ्ट राइट सेंटर, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। मैं बोलूंगी कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुवाहाटी, या फिर मणिपुर से लेके इधर अपने गुजरात तक। तो वो अमित शाह जी ने दिया है। उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अमित शाह इस हद तक जाकर इस तरीके के काम कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, वी हैव लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स टू कवर। ओवर टू यू जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और देखिए, झटका जो सबसे बड़ा दिया है वह दिया है कि नक्सलाइट्स का जो अंत किया है और क्यों किया है। आखिर यह जो जंगलों में नक्सलाइट्स को हथियार जाता था, सब कुछ पहुंचता था, बस आर्मी और हमारे या हमारे सीआरपीएफ, हमारी जो इंटरनल भारत सरकार की जो इतनी बड़ी इंटरनल फोर्स है, वह नहीं पहुंच पा रही है। बाकी नक्सलाइट्स के पास सब कुछ पहुंच रहा है। यह कैसे हो सकता था? ठीक है, उनके पास पैसा भी पहुंच रहा है, उनको उनके सारे तंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए केसेस लड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े अर्बन नक्सल्स भी उनके साथ में खड़े हैं, और किताबें लिखी जा रही, फिल्में लिखी जा रही, सब हो रहा है। किसके लिए? जमीन पर कुछ लोग हैं हथियार लेकर इलाके पर कब्जा किया हुआ, जमीन पर। किस जमीन पर? जो मिनरल से भरा हुआ है, रिच है। ठीक है, डीप स्टेट का भारत के ऐसे जंगली इलाके से क्या संबंध है? वहां दो रिसोर्सेस है। पहला, वहां जनता गरीब है, और दूसरा, वहां पर जनता गरीब जिस जमीन पर रहती है वहां पर मिनरल से भरा हुआ है, कोयले से। और बिहार के नीचे से अभ्रक शुरू होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा संसाधन है भारत के पास। और सबसे बड़ी बात जो है, डीप स्टेट किसी भी देश का, सॉरी, डीप स्टेट अमेरिका का यह नहीं चाहता कि कोई भी देश वह सारी रिसोर्सेज अपने लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल करे, या स्वयं उसका इस्तेमाल करके अमीर हो जाए। 4-5 दिन पहले एक अमेरिका की ही महिला है, उनका एक वीडियो चल रहा है, काफी वायरल हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सीआईए ने, अफ्रीका का एक देश था जो बेल्जियम के अंडर में था, बेल्जियम की कॉलोनी था, मतलब बेल्जियम जैसे देश भी कॉलोनी बना रखे थे। ये लोग कॉलोनी बनाने निकले क्यों थे? फ्रांस मोरक्को में क्या कर रहा था? या ये लोग इनको भी वही जमीन के ही रिसोर्सेज चाहिए थे। अमेरिका किससे बना है? अमेरिका को जब मैनुअल लेबर की जरूरत थी, तो वो ह्यूमंस को उठा उठा कर अपने यहाँ ले जाके स्लेव बनाया उसने, अफ्रीकन को। ठीक है, तो वह भी वो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस, इंसान को रिसोर्स की तरीके से कहने वाला कौन है? अमेरिका ही कहता है, कैपिटलिज्म ही कहता है। तो बेल्जियम की कहानी बता रहा था मैं, वही मैम ने लेडी है अमेरिका में, उन्होंने बताया कि अमेरिका जब वो बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ हुआ देश, मैं जरा नाम भूल रहा हूँ उसका, शायद घाना था या कुछ और था। तो उसने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ यूरेनियम रिच है, तो हम जो है अमेरिका को यूरेनियम देना चाहते हैं। वहां का प्रेसिडेंट अमेरिका गया और कहा कि हम अपना यूरेनियम आपको ऑफर करते हैं, पर कुछ टेक्नोलॉजी इत्यादि आप हमें भी दीजिए, ताकि हम अपने देश को बेहतर बना सकें, यहाँ पर हम पावर जनरेट कर सकें, कुछ ये सब कार्य कर सकें। अमेरिका ने कहा नहीं, आपके ऊपर अभी भी वही शर्तें लागू होती हैं जो बेल्जियम ने आप पर डाल रखी थी, कि आप स्वयं के लिए खुद यह यूरेनियम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपको अभी भी बेल्जियम को ही यूरेनियम देना, भले आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, बेल्जियम आप पे रूल नहीं कर रहा है। अगर आपका खुद का प्रेसिडेंट हो, खुद का प्राइम मिनिस्टर हो, करना वही है जो आपकी स्वतंत्रता से पहले हो रहा था। कुछ बात समझ में आई? नेहरू क्या कर रहा था?
कि भारत में किस तरीके से ब्रिटिश कंपनियां चल रही थी, भारत में कंपनियां पैदा नहीं होने दी जा रही थी, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज इत्यादि इत्यादि चल रहा था। सिमिलर फॉर्मेट पे इनका पूरी दुनिया को एक ही चीज लेकर है कि इस पूरी दुनिया हमारे उपभोग के लिए है, और उसके लिए हमको हजारों लाखों लोग मारने पड़े या कन्वर्ट करना पड़े, उनको क्रिश्चियन बनाना पड़े तो भी चलेगा। तो वह जो बेल्जियम का प्रेसिडेंट था, वो सॉरी वो घाना का, उस देश, अफ्रीकन देश का जो प्रेसिडेंट था, उसने कहा कि ऐसा है, फिर मैं जा रहा हूँ रशिया को बेचूंगा, और यह हुआ कहते हुए वापस लौटा। 1 महीने बाद वो मार दिया गया, वहीं पर अपने देश में उसको मार दिया गया 1 महीने बाद। कितने देशों के कितने लोग इन्होंने निपटाए। ईरान को क्या किया, सऊदी के किस तरीके से वो अपने फोल्ड में लाए, उनको पूरी तरीके से अपना, कतार में इनके एयर बेसेस हैं। भारत से इनका क्या था, भारत में भी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं थी, यहाँ के नेता बिकने को तैयार बैठे हुए थे, कांग्रेस तो पूरी तरह इनके उसमें बैठी हुई थी, गोद में, चाहे रशिया के, चाहे चाइना के, चाहे अमेरिका के। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके नेता लोग डीप स्टेट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्या करना है, रूल ये करेंगे, पॉलिसी वहां से आएगी, यहाँ का क्या कहते हैं, सारा का सारा रिसोर्सेज या तो अमेरिका जाएगा या चाइना जाएगा। चाइना कैसे जाता था इसकी कहानी बताता हूँ। सोनिया गांधी सन 2004 में एक जगह से चुनाव लड़ी, जिन और उनके पीछे सुषमा स्वराज भी गई वहां से चुनाव लड़ने, आंध्रा में, जैसे राहुल गांधी भागा ना केरल, वैसे यह भी गई। कर्नाटक में है या आंध्र के बॉर्डर पर वो जगह, उस जगह का नाम है बेल्लारी। बेल्लारी, क्या बेल्लारी। और वहां पर कौन लोग थे, रेड्डी ब्रदर्स। वो इलाका क्या क्या, वो इलाका किस लिए रिच था, आयरन ओर। वहां से सैकड़ों ट्रकों में हर रात को आयरन ओर निकलता था, पोर्ट्स पे जाता था और वो सीधे चाइना जाता था, वहां से रिफाइन होकर वही लोहा भारत में आता था, और भारत में कानपुर में आता था, और यहाँ पर सस्ता पड़ता था। भारत में जो स्टील बनाने की फैक्ट्रीज थी, जो भारत के स्क्रैप से स्टील बनाती थी, उनका लोहा बनाने का सस्ता महंगा पड़ रहा था, और चाइना से जो आ रहा था वह सस्ता पड़ रहा था। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हम भारत के रिसोर्सेस को लूटा जा रहा था, बार बार लगातार। नक्सलाइट्स को किसने फंड किया, और आज कौन चाहता है, वहां पे जमीन पे जो ह्यूमंस हैं उनको क्रिश्चियन कन्वर्जन किया जा रहा है। ये क्रिश्चियन जो है क्या काम करेंगे, ये जब एक बार क्रिश्चियन हो जाते हैं तो वहां की डेमोग्राफी भी बदल जाती है। हम डेमोग्राफी के नाम पर देखते हैं कि सिर्फ जमीन पर मुसलमान बढ़ता जा रहा है, नहीं, जमीन पर यदि ईसाई भी बढ़ता जा रहा है तो वहां पॉलिटिकल पावर को पूरी तरह इन्फ्लुएंस करता है। वहां पर कभी भाजपा या राष्ट्रवादी सरकार कभी फिर सरकार नहीं बना पाएगी, और वहां का ऑफ कोर्स अगर कोई कांग्रेस का सीएम है, इस प्रकार के लोग सीएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जेएमएम वाले सीएम है, तो वो तो वहां रिसोर्सेज बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। लालू क्या बेच के बिहार को, लालू ने बिहार का ऐसा क्या बेचा जो इतना अमीर हो गया, वो रिसोर्सेज ही बेचे हैं। लेट एवरीबडी हैज अ फील्ड डे। जो माइनिंग के माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकारी तंत्र से बाहर माइनिंग आपको जितनी करनी है कर लो, पहाड़ तोड़ दो, गिट्टी ले लो, बालू ले लो, कुछ जिसके जो इलाके में वो बेच रहा है। तो वो चन्नी खुद फंसा हुआ है, पंजाब का सीएम, माइनिंग मिनिस्टर था वो सैंड माफिया में फंसा हुआ है। तो और यही बात है कि माफियागिरी किस चीज की होती है, जमीन के रिसोर्सेस की होती है पूर्ण रूप से। तो अमेरिका का यह था कि यहाँ पर नक्सलाइट्स रहेंगे, यह इलाका डिस्टर्ब रहेगा, हमको जब जो मर्जी करना होगा हम यहाँ पे करेंगे, और इस प्रकार से वहां का रिसोर्सेज हम लेकर जाएंगे। और जब तक हम लेकर नहीं जा रहे तब तक वो इलाका डिस्टर्ब रहे, वहां की सरकार बिल्कुल न रहे। अमित शाह जी क्या करते हैं, 3 तरफ से हमला करते हैं। जमीन पर अपनी सेना उतारते हैं, इनको फ्री हैंड देते हैं कि इनको निपटाओ, ये मेरी डेडलाइन है। उसका बहुत सबसे बड़ा रिजल्ट अभी पिछले हफ्ते हमें मिला है। माडवी हिडमा नाम का 1 करोड़ रुपए का आतंकी, और आतंकवादी ही था, उसको हम नक्सलाइट बोल के यदि हमें लगता है कि थोड़ा कमतर करें ना, महाआतंकवादी, बहुत बड़ा आतंकवादी था वो। उसने 300 लोगों को अपने हाथ से मारा था, और 2000 लोगों की हत्याओं में सीधा शामिल था। और सीआरपीएफ के जब 76 जवान मारे गए थे, वो उसी का मास्टरमाइंड था, जब सन 2010 में मरे थे। और जेएनयू में उसकी सेलिब्रेशन हुई थी, और दिल्ली की न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसके ऑफिस में सेलिब्रेशन हुई थी। और आज समय देखिए कैसे बदला है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर उस माडवी हिडमा के मारे जाने पर इंटेलेक्चुअल से क्या कहते हैं, सरकार को कोस नहीं पा रहे हैं। जश्न मन रहा है, फिर से जेएनयू में जश्न मन रहा है, इस बार नक्सलाइट के मारे जाने पर जश्न मन रहा है। एबीवीपी के छात्र जेएनयू में जश्न मना रहे हैं कि भारत देश का एक दुश्मन मरा।
दूसरा हमला किस तरीके से किया उन्होंने, एफसीआरए और इनकी फंडिंग बंद करने का, कि बाहर से एनजीओ, बाहर से अमेरिका, सोरोस, ये वो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को और इस प्रकार से बहुत पैसा देते थे कि इन नक्सलाइट्स के फेवर में केसेस लड़िए, फिल्में बनाइए, आर्टिकल लिखिए, जर्नलिस्ट को आरफा घूम रही है ना आजकल, जोहरान्स न्यूयॉर्क कर रही है उस ओवायर को। तो इन सब के पैसे के तंत्र को पूरी तरह कंट्रोल किया 2014 के बाद से। एफसीआरए के रूल इतने टाइट कर दिए कि भाई दिल्ली में, एसबीआई में, दिल्ली के सर कनॉट प्लेस ब्रांच का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी ब्रांच में आपका एनजीओ का अकाउंट खुलेगा और आपको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बाहर से पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब देके जाइए। 80% एनजीओ जो भारत में तो बंद हो गए, छोड़ छाड़ के भाग गए। दो चार बड़े बड़े वाले थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आकार पटेल थे उसके सर्वे सर्वा, फिर आपका ये ग्रीन पीस, सब अपना चैप्टर क्लोज करके भाग गए। अभी पेटा का जाना बाकी है, पेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, कुछ दिन में वो भी चला जाएगा। खैर, यह दो तरफ से किया इन्होंने वार, ठीक है। तीसरा, बौद्धिक, अर्बन नक्सल्स, अर्बन बुद्धिजीवी, याकूब मेनन के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नक्सलाइट्स के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं। अरुंधति रॉय नक्सलाइट्स को गांधीयन, गांधीज विद गन्स कहती थी, गांधीयंस विद गन्स, ठीक है। मतलब विरोधाभास देखिए, क्योंकि बुकर प्राइज और ये प्राइज वो प्राइज दे देकर इन लोग का जो मैगसेसे देकर इन लोग को जमीन पर उतारा जा रहा है, अरुणा राय, मेधा पाटकर इत्यादि इत्यादि। बौद्धिकता के, अभी हमने परसों की हमने न्यूज देखी कि 272 भारत के पुराने वेटरन्स, हमारे आर्मी के वेटरन्स, रिटायर्ड जजेस, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स ने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि ये राहुल गांधी नाम का आदमी जो है भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है, इसके विरोध में हम यह अपनी बात करते हैं, नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं, ठीक है। तो बुद्धिजीवियों का जवाब किससे आया, भारत जीवियों से, जो भारत को जीते हैं, जिन्होंने भारत को जिया है अपने कार्यकाल में, जो कुछ बेचारे तड़प रहे थे उस समय जब ये बौद्धिक आतंकवादियों का हमला चल रहा था, और बरखा दत्त इत्यादि इत्यादि, ये लोग एकदम अमेरिका घूम रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और बाहर का ही कहानी कह रहे थे। भारतीयता, भारतीयता को तज दिया गया था, हिंदू होने को तज दिया गया था, सनातन होने को तज दिया गया था। इस बौद्धिकता वाले आतंकवाद पर भी किसके माध्यम से हमला हुआ, जिन्होंने भारत जिया है। तो आंदोलन जीवी, बुद्धिजीवियों वर्सेस भारत जीवी, जो भारत जीते हैं और भारत को मानते हैं और रिटायर होने के बाद अपनी सेवाएं देने के लिए एकदम तत्पर हैं। आपके चैनल पर उसमें से कुछ लोग आते हैं, डीजीपी साहब आते हैं, विक्रम सिंह साहब आते हैं, और बहुत सारे नाम और भी हैं, पूरी लिस्ट है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल आदमी के कहने पर नहीं, ये माहौल बना के दिया है कि इस प्रकार के लोग जो भारत को अपने दिल में जीते हैं और कर्म में जीते हैं, वो सामने आए और अपनी बात कहें, और कहें कि हाँ, कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके साथ में हम खड़े हैं। कोई तो कहेगा ना। तो यह इस प्रकार से तीन तरफा जो है प्रयास किया है, और डीप स्टेट को, उसकी जड़ें भारत में कम कर दी गई। मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के 1/3 जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं, और हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय नक्सलवाद है। नक्सलवाद वह था जो कांग्रेस को खा जाता। नक्सलवाद, अच्छा, नक्सलवाद कहां से आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ बैठ के जब तुम सरकार बनाओगे, तो ये जो माडवी हिडवा मरा, ये भी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सॉरी, माओवाद और लेनिनिस्ट वाला था। इसका फैक्शन बंद कर दिया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम को के प्रकाश कारात, बिंद्रा कारात के साथ बैठ के तुम सरकार बना रहे हो, उन लोग को प्रमोट कर रहे हो। जेएनयू में राहुल गांधी ने किसको उठाया है, वो कन्हैया कुमार था क्या, और उसके साथ संगी साथी क्या थे, जो जिनका नाम चल रहा, जय जगत ग्रुप हैं, जो बकायदा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को घेरे हुए हैं, वही पॉलिसीज बता रहे हैं, और कांग्रेसी उनसे भी तकलीफ में है कि अरे भाई, किन लोगों ने घेर लिया इनको, एक्सट्रीम लेफ्ट वालों ने, ये वहीं से आते हैं। तो जब गलबहिया उनसे करोगे तो अंत में तो वो तुमको खा ही जाएंगे, वो सब तो भस्मासुर है ही है। जी गायत्री जी, आप म्यूट पर हैं। अभी ठीक है? हाँ जी। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाया, अगर आप देखोगे तो। द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाने से शुरू, उससे पहले ही शुरू हुआ इनफैक्ट। आप चाहे आयुष देख लीजिए, जहाँ पे मेडिसिन फ्री में मिल रही है। आप खाने को देख लीजिए, कोरोना के टाइम्स को देख लीजिए। जंगलों को लेकर बहुत सारी जो स्कीम्स निकाली गई हैं कि ग्राउंड की जंगलों के ऊपर पहला हक ट्राइबल्स का है, जो वहाँ रह रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड हैं।
उसके साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री पे फोकस करना, ट्राइबल के जो कल्चर्स हैं उनको प्रमोट करना, ट्राइबल से रिलेटेड जो क्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, हनी हो गया, वैक्स हो गया, बहुत सारी इस तरीके की छोटी-बड़ी जो स्कीम्स लेकर आई है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जब वो ग्राउंड पे रेप्लिकेट होती है तो इम्पैक्ट डालती हैं। वनवासियों के लिए स्कूल्स खोलना, इस तरीके की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी स्कीम्स। देखिए वो हम लोग शहरों में बैठे हैं, हमारे बच्चे बड़े-बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। पर जब आप गाँव देहात में जाएँगे, वहाँ पर देखेंगे तो इन चीज़ों का असर बहुत बहुत नज़र आता है। आज की डेट में शायद ही कोई भारतीय होगा जो 2 वक़्त खाने के लिए मारा जा रहा होगा क्योंकि खाना इतना उपलब्ध है सबको। आपको कुछ मतलब फूड इतना अन्न बाँटा गया है, इतना अनाज बाँटा गया है कोरोना के टाइम से, अभी भी फ्री मील्स चल रहा है। मिड डे मील्स हो गया स्कूल में बच्चों के लिए हो गया। आपका ये प्रधानमंत्री ग्राम निवास योजना हो गया, ये जो स्कीम्स हैं, राइट? ये यस। मनरेगा बोलते हैं जिसको हम लोग। ये इस तरीके की स्कीम से बहुत फ़र्क पड़ा है ग्राउंड पे। खाने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आइडियोलॉजी थी उसको मारना ज़रूरी था। आई डेफिनिटली यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एसोसिएटेड थी, बट एक चीज़ आप भूल गए हो। इसको जो वो मिल रहा था, क्या बोलते हैं, रोकड़ा, पैसा, 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 उसके लिए 1970 से 1962 का वॉर हुआ। 1965-70 आते-आते चाइना को ये समझ में आ गया था कि वो वॉर तो वो गलती से जीत गए थे। वो जीतने वालों में वॉर नहीं था। वो मैं बोलूँगी नेहरू ने चांदी की प्लेट पे परोस कर चाइना को गिफ्ट दिया था। हमारे ऊपर एक धब्बा लगाकर गिफ्ट दे दिया था। तभी से चाइना स्टार्टेड वर्किंग इन आवर बैकयार्ड्स। कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? और कौन है ये? बोलते थे ना हम 1962 के वॉर में खून नहीं दोगे। अरे तो खून ले जाओ अपना उसी समुद्र में कूद जाओ। आप खून नहीं अपने देशवासियों को खून नहीं दोगे तो किसको दोगे? दुश्मनों को दोगे या सूरों को दोगे खून? किसको दोगे खून? दिल्ली दूर पीकिंग नजदीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का दिल्ली स्लोगन। एग्ज़ैक्टली। तो उसके बाद जो चाइनीज़ ने शुरू किया, ये जो रेड कॉरिडोर कहाँ से जा रहा था? नीचे शुरू होकर अपना यहाँ आंध्रा के और कर्नाटका के बॉर्डर से तिरुपति ले से पशुपति, तिरुपति से पशुपति तक नेपाल जा रहा तक। था। पशुपति से आगे कहाँ जाना था सभी को पता है। आज भी बाय द वे नेपाल में दंगे फिर से शुरू हो गए, कर्फ्यू लग चुका है वहाँ पे। ज़ेन ज़ी दोबारा उतर आए हैं वहाँ पे। आई डाउट कि ये ज़ेन ज़ी है भी या नहीं। क्योंकि ज़ेन जिहादी ज़ी हैं के सब। दम पे बहुत चालाकी से चीज़ें चल रही हैं। बट द चाइना फैक्टर केम इन 1970s व्हेन द गांधी फैमिली स्टार्टेड गेटिंग क्लोज़र टू चाइना। जी। और बहुत बड़ा उदाहरण उसका था जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी 35 साल शासन में रही और नक्सलाइट्स, नक्सलबाड़ी, उस नक्सलबाड़ी के नाम के जगह से ये निकले और उनको बदनाम किया। चारू सान्याल और जंगल संथाल इस तरीके के लोग निकले वहां पर। उन्होंने पूरा यह सशस्त्र आंदोलन पैदा किया और चाइना के पैसे से किया और ज्योति बसु की आंख के सामने किया और सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया। दूसरा आपने बताया कि भारत सरकार की स्कीम से जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं अरे फ्री में अन्न दिया जा रहा है, अरे यह बांटा जा रहा है। आजकल बिहार में 10,000 रुपए क्यों नहीं बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे? वो फिर किसानों को, वो खालिस्तानियों को बोलो कि वो किसान कानून आने दें और सरकार पे क्यों ये दबाव है कि एमएसपी देकर जो है इनका सारा धान गेहूं खरीदना है। खरीद लेगी तो करेगी क्या? अच्छा है, सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ हमारी जनता को जा रहा है। दूसरा, ईसाई कन्वर्जन किस किस आधार पे होता है गरीबों का? राइस कन्वर्ट्स बोला जाता है ना, कि चावल देकर जो है कन्वर्ट करा लिया, हेल्थ बेनिफिट्स देकर कन्वर्ट करा लिया, एजुकेशन देकर कन्वर्ट करा लिया, आयुष्मान योजना लागू कर दी। अब जनता जो है अपना आयुष्मान योजना से 5 लाख का इलाज कराएगी कि ईसाई में कन्वर्ट होने जाएगी और वहां फड़फड़ाएगी ऐसे उनके चंगाई सभाओं में। आपने वीडियोस देखे ही होंगे, वो अलग लेवल का अंधविश्वास चल रहा है। उसके बाद खाना क्यों नहीं देगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, क्योंकि सबके पास भोजन उपलब्ध है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ते। हम मिनिमम इन्फ्लेशन पे बैठे हुए हैं 1.53% पर इस समय। तो ग्रोथ मतलब दुनिया के लिए आश्चर्य है कि ग्रोथ 7% प्लस चल रही है और इन्फ्लेशन 1.5% पे कैसे चल रहा है। ठीक है। दूसरा, इस प्रकार, और इसमें क्या है, इसमें सरकार के अलावा संघ भी कार्य करता है। जंगल जंगल जाकर एकल संस्थान नाम की संस्था है, एक आदमी एक विद्यालय होता है। वो पेड़ के नीचे चाहे किसी कमरे में, वहां जाकर वो बेसिक्स फंडे बच्चों को क्लियर कर देता है कि भारत के बारे में पढ़ाता है, कुछ अक्षर वर्णमाला इत्यादि इत्यादि, तीसरी चौथी तक की कक्षा तक पढ़ा के फिर प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराया जाता है। जो बच्चे आपके घूम मतलब गांव देहात में कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं। एकल संस्थान बहुत बड़ा काम है आरएसएस का। किसी को हवा नहीं है कि जंगल देहात गांव में कहाँ कहाँ कैसे पढ़ाते हैं। हमने तो देखे हुए हैं, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ इससे पूरी तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व है। पॉइंट है कि यह इस प्रकार से आप भारत को बचाते हैं।
स्कीम्स को देखते हैं, विदेशी शक्तियों के हाथ में आने से, क्योंकि वो आप पे 5 तरफ से आक्रमण कर रहे हैं, तो आपको भी हर फ्रंट पे उनका मुँह तोड़ जवाब देना है। और जहाँ सॉफ्ट पावर, वहाँ सॉफ्ट पावर, जहाँ पैसा, वहाँ पैसा, और जहाँ पर गोली, वहाँ गोली। मोदी जी ने कहा था ना कि शांति से बैठो, खाओ, रोटी रोटी नहीं खाओ, तो खाओगे या तो नहीं तो रोटी खा मेरी लो। गोली तो है ही। अच्छा, तो इस मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक तीर से कई शिकार हुए हैं। यस, एक तीर से बहुत सारे शिकार किए गए हैं। मैं सबसे पहला शिकार तो मानूंगी ऑब्वियसली जो यहाँ पे बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आजकल 2024 के इलेक्शंस में कितनी सीट जीती थी संदीप भाई? मतलब कितनी सीटें निकाल कर ले आई थी? 2 थी या 10 कुछ थी? होगा केरल-वेरल में 1-2, बंगाल में भी 0 हो गया है, गढ़ में। अरे हाँ, तो लेकिन यही। आखिरी गढ़ बचा हुआ है, बिहार का जो इनका मुसलमान वाला इलाका है, वहाँ या तो हाँ, एआईएमआईएम जीतती है, नहीं तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के 4-5 एमएलए आते हैं। इस बार तो वो 5 भी नहीं आया। एआईएमआईएम, 5 ये। हुँ। इस बार तो वो भी नहीं आया, इस बार तो वो भी सफाया हो नहीं, गया। नहीं, इस बार थोड़ा बहुत है, 3-4 देखना पड़ेगा, बट पिछली बार भी थे बट महागठबंधन, काफी लेकिन ऑफ कोर्स सीटें हैं। सहयोगी कांग्रेस के और राजद के। जो बिहार में नरसंहार होते थे, रणवीर सेना उठती थी और किसके खिलाफ? नक्सलियों के खिलाफ। नक्सली मारते थे बिहार में, जैसे अफ्रीका में बोको हराम हत्याएं करता है ना, गांव के गांव निपटा देता है, ये नक्सली आते थे बिहार में, मारते थे लालू के राज में। ये था जंगल राज, कि सबके पास खुला खेल था, सबके पास हथियार थे। एक केस याद होगा 90s का, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। एक हवाई जहाज आया और खेत में जो है आर्म्स ही आर्म्स छोड़ के चला गया, बहुत चर्चित केस रहा। कौन किसके लिए था वो? इन्हीं लोगों के लिए था। तो पॉइंटर्स की हर तरफ से अब ये समेट दिए गए हैं, जिनके पास बंद, और हिडमा के बाद तो आप समझ लीजिए कि अच्छे अच्छे कम्युनिस्ट नक्सलाइट्स की ऐसी की तैसी हो गई, अब एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। डी राजा जैसा आदमी महीना भर पहले बोलता है कि ये क्या होता है नक्सल मुक्त भारत। उनकी भी आइडियोलॉजी है, उन डेमोक्रेसी के नाम पे अब हम नक्सलाइट्स की बैठ के सुने, माओवादियों की बैठ के सुने, वो माओ, इनको शर्म नहीं आती, ये अपने आप को माओ से जोड़ते हैं। माओ ने 5 करोड़ आदमी मारे हैं चाइना में अपने, 1000 ईयर रिवॉल्यूशन करके, और वो कुछ और जंप करके था उसका नाम, लेट 1000 फ्लावर्स ब्लूम। 2-4 कार्यक्रम चला है, 5 करोड़ लोग अपने चाइना में मारे। और उसके बाद चाइना की ऐसी तैसी होने वाली थी, तो डेन जियाओपोंग ने फिर जाके अमेरिका के साथ मिला और अपने यहाँ कैपिटलिज्म का सारा कांड शुरू किया, तो बच गए, वरना चाइना भी टूट जाता रशिया के तरीके से, जो अत्याचार माओ ने किया। उस माओ के नाम पे बैठ के भारत में ये लोग कस्में खा रहे हैं, दिल्ली और मुंबई में बैठ के इंटेलेक्चुअल डिबेट्स कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोग को। और अब ये कहीं के नहीं रहे, अब ये बुकर ले आए या नोबल ले आए या कुछ भी ले आए। माओ को फॉलो और करें अमेरिका तो की ये प्रयास बताता हूं मैं, डीप स्टेट का क्या है ये। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को अभी अभी नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, अभी अभी। और उसने पीस प्राइज पाते ही क्या कहा, हे अमेरिका प्लीज आइए, मेरे यहाँ पर मेरा वाला जो नेता है वो अत्याचार कर रहा है, और कृपया आइए। अमेरिका अपनी शिप्स लेके पहुंच गया है। अब फिर वही नोटेंगे, अरे मैं वेनेजुएला में ड्रग्स चल रहा है, ये चल रहा है, तो तुम्हारे मायामी में ड्रग्स चल रहा है, वहां भी 2-4 बम गिरा दो। तुम्हारे यहाँ के कहाँ कहाँ ड्रग्स चल रहा है, एप्स्टीन फाइल्स खोल दो पहले। और अब वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, बस यह है कि उस पर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं। और वेनेजुएला को बर्बाद करने में वहां की सोशलिज्म, ह्यूगो शावेज का बहुत बड़ा रोल था। वहां की क्या हुआ वेनेजुएला की आप पढ़िए तो आपकी मतलब आत्मा कांप जाएगी कि एक देश को कैसे बर्बाद किया जाता है। अमेरिका के जस्ट बगल में बेचारा वेनेजुएला। और आज अमेरिका अपनी वॉरशिप्स लेकर जा रहा है कि वहां पर हम तेल लेंगे, निकालेंगे। ये जो ट्रंप ने अपनी स्पीच में बोला था ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो ये अमेरिका को, वेनेजुएला को ही ड्रिल करने जा रहा है, तेल के लिए नहीं, वहां के इंसानों को, वहां के लोगों को, वहां की सभ्यता को, सबको, सब कुछ को। ये है इनका असली चरित्र, कि इनको दुनिया के हर देश का सारा रिसोर्सेस चाहिए, सारे इंसान क्रिश्चियन चाहिए, क्योंकि ये इनकी आदतें वही हैं। इनको इनको जब मैनुअल लेबर चाहिए था तो स्लेव्स कराया, जब मेंटल लेबर चाहिए था तो इंडियंस को आईटी एक्सपर्ट बुलाकर अपने यहाँ ले गए, और अब इनको जो है वापस से फिजिकल एक्चुअल ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए। सब इनके लिए रिसोर्स है, अपने सब यहाँ कुछ कुछ इनके लिए रिसोर्स है। ये मैं बार-बार अपने शोज़ में कहती हूँ कि ये लोग वो भूखे नंगे लोग थे जो यूनाइटेड किंगडम, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या बाकी जगह से भगा दिए गए थे। इन्होंने जाते ही सबसे पहले क्या किया, पैरासिटिक माइंडसेट था, और आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड इसीलिए शायद ब्रिटेन के लोगों ने इनको भगाया हो। दे माइट हैव बीन वेरी क्रूअल, आई डोंट नो द बिहाइंड हिस्ट्री, बट हाँ, दे आर नॉट ओरिजिनल रेज़िडेंट्स ऑफ अमेरिका।
जब ये वहां गए तो नेटिव अमेरिकन को बर्बाद कर दिया। आज की डेट में नेटिव अमेरिकन कितने हैं जरा आप देख लीजिए, उनके जो सिंबल्स थे उनसे गालियां लिखी हुई है इन्होंने अपने जगह जगह पर। तो जहां इनके पास ना जमीन, ना इनके पास रिसोर्सेस, ना इनके पास ह्यूमंस, इनका पूरा पूरा प्रिडेटरी नेचर है। जैसे फूड चेन में सबसे ऊपर होता है ना प्रिडेटरी, हर चीज खा सकते हैं, इंसान इंसानों को खा सकते हैं, कार्निवोरस के लेवल तक नहीं लोग, सॉरी मतलब ह्यूमन ह्यूमन को खाने वाले इस लेवल तक ये पहुंच चुके हैं। 1 इंसान लाख से मिलेगा ज्यादा महिलाओं को जलाया विच बोल के यूरोप में इन्होंने। मैं वही बात कह रही हूँ कि जमीन तो जमीन, इंसान तो इंसान, ये हर चीज को रिसोर्स देखते हैं। इससे क्या फायदा होगा, दैट्स इट। ना उसके आगे ना पीछे, ना इंसान ना हैवान ना कुछ ना कुछ। ये हमारे किस काम आ सकता है, बस उससे बियॉन्ड इनकी थिंकिंग बढ़ती नहीं है। ये अभी भी उस माइंडसेट में है गंदी सी की, मतलब हमें बस कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना है। राक्षसी प्रवृत्ति अगर कहीं सबसे ज्यादा पाई जाती है वो इनमें पाई जाती है, और इसके अलावा सो कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ इस्लाम वुड डू वाज नॉट दैट रेडिकल जो इन्होंने बनाया है। इस्लाम था अपने आप में ही था वो, पर उसको इस्लाम इनका इतना अल्ट्रा वर्जन है, ये ओजी इस्लाम है, इस्लाम इनका अल्ट्रा प्रो वर्जन है, अल्ट्रा प्रो और वर्जन है, इनका पर अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है कम्युनिज्म। communism. Now coming back to Communist Party of China, of India and China, both अगर कम्युनिस्ट पार्टी को निपटाया, कांग्रेस को निपटाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साझेदारी हैं, कभी तू कभी मैं, जैसे उसी स्टाइल में ये लोग चलते थे। उसके बाद चाइना की जो यहाँ पे चल रही थी उसको निपटाया, बहुतों को निपटाया, डीप स्टेट के जो अपने, क्योंकि चाइना भी जो लेता है मैन्युफैक्चर करता है वो कहाँ जाता है, वो यूएस जाता है अल्टीमेटली। उनका मैन्युफैक्चरिंग करके कहाँ भेजना है उन्होंने, अगर आप लिंक डॉट से डॉट कनेक्ट करते जाए तो वो कहाँ तक जाएगा, वो अमेरिका तक ही जाएगा। अमेरिका का ही एक्सटेंडेड डीप स्टेट वर्जन चाइना में बैठता है, द ओल्ड डीप स्टेट जिसको हम बोलते हैं कई बार। तो ये एक बिल्कुल। झटके पे झटका है जो लगा है इनको। इट इज नॉट नक्सलिज्म, इट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ भारत। ये भारत को तोड़ने की बातें करते हैं। ये लोग क्या बात करते हैं, जो भी बात करते हैं गंदी बात करते हैं। पप्पू के मुंह से, सॉरी, युवा नेता के मुंह से कुछ निकलता है तो गंद ही निकलता है। अब देख लीजिए ना, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस ऑफिशियली टूट रहा है। लोगों ने बोल दिया भैया हमें ये नीचे अखिलेश को ले आओ, वो बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं है, ये सबसे बर्दाश्त ज्यादा नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि अमेरिका के या जो भी जितने भारत विरोधी तत्व हैं, उनका सबसे बड़ा सहयोगी आज भारत के अंदर बैठे हुए हैं। ये पप्पू सिर्फ एक पार्टी में नहीं है, ये हर जगह मीडिया में भी पप्पू हैं इनके, जुडिशरी में भी इनके पप्पू हैं। वी हैव टॉक्ड मल्टीपल टाइम्स अबाउट इट। और सबसे बड़ी बात है, एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं। ज़ोहरान, ज़ोहरान, ज़ोहरान करते हुए अरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट डाला है कि मैं न्यूयॉर्क में बैठी हूँ, ज़ोहरान के न्यूयॉर्क। अभी ज़ोहरान ने शपथ नहीं ली मेयर की, लेकिन वाह क्या प्रिस्टीन एयर है, क्या बढ़िया एक्यूआई है, मैं दिल्ली में नहीं रह पा रही हूँ, बस क्या बढ़िया पानी बह रहा है। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग तुमने चाइना शिफ्ट की है। तुमने अमेरिका के लोगों की नौकरियां छोड़ के, क्योंकि तुम पे कंपनीज पे लोग वहां पे सू करते थे कि हर कंपनी ने वहां पर कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस जमीन में छोड़े, जितना पॉल्यूट किया है। डेट्रॉइट नाम के शहर को जाके देख लो, और कितने केसेस किए गए हैं कि इन्होंने किस तरीके से पॉल्यूशन पॉल्यूट किया। तो उसका सब फिर इनको मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनसेट करना पड़ता था। फिल्में बनी है, एरिन ब्रोकोविच, जूलिया रॉबर्ट्स को इन्होंने बेस्ट ऑस्कर दिया उस मूवी के लिए। तमाम फिल्में बनी हैं। तो इनको क्या समझ में आया कि यार यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे हो, करोगे ही करोगे, पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो वो भेज दिया चाइना में। और चाइना ठीक है, चाइना में हमको कुछ कहना ही नहीं, चाइना अपने लोगों को मारे पीटे काटे कुछ भी करे, वहां पे बस डेवलपमेंट करता रहे। वी आर ओके विद इट, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पॉल्यूशन होगा, उसको मीट आउट करने के लिए प्राकृतिक बैलेंस बनाना पड़ता है। इनको प्रकृति से कोई बैलेंस नहीं बनाना है, ये अपने यहाँ उठा के इन्होंने भेज दिया वहां पर। अब सारा का सामान इंपोर्ट होता है अमेरिका में, वहां पे चैन से बना बना प्रोडक्ट आ जा रहा है। पॉल्यूशन है नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, सारी दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स लेकर जा रहे हैं, ब्रेन्स लेकर जा रहे हैं। अब ब्रेन्स लेकर जाके कर क्या रहे हैं? अंत में वोकिज्म फैला रहे हैं, लेफ्टिज्म फैला रहे हैं, लिबरलिज्म फैला रहे हैं, वोकिज्म सबको ट्रांसजेंडरिज्म सिखा रहे हैं। भाई छोड़ दो यार, हमारे भारत देश को छोड़ दो। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते रहते हो ना, तुम्हारे तो डेमोक्रेसी है नहीं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार चल रही है। बिहार का इलेक्शन रिजल्ट बताता है, इंसान इंसान होकर वोट दे रहा है, जिसको समझ में आता है रात में चेंज कर ले। एक ही परिवार में 4 लोग 4 तरफ वोट देते हैं, ये एक्चुअल डेमोक्रेसी है, यहाँ हो रही है, होने दो। तुम अपना बम लेके मत आ जाओ कि हमको तो डेमोक्रेसी फैलानी है यहाँ पे। अपने यहाँ देख लो पहले। एक डॉलर मिल गया इनको, उसके बल पे दुनिया में डेमोक्रेसी फैला रहे हैं। डॉलर भी क्या है दुनिया में, इन्फ्लेशन इनके डॉलर छापते हैं, ये इन्फ्लेशन बढ़ता है दुनिया में हर जगह पे। दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम। दे वेपनाइज्ड एवरीथिंग।
तो अब इनका भी समय आ गया, 50 साल से ज़्यादा इस तरीके की आसुरी प्रवृत्तियाँ चलती नहीं हैं। इनका समय आ गया है, काल भी आ गया है। समय क्या है? इनका काल आ गया है। जी। जी, थैंक यू सो मच संदीप जी और फॉर उस जॉइनिंग काल अस। का एक नाम है अमित शाह, बिल्कुल सही। क्योंकि उनको जेल में भी भेजा था। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित ये लोग बहुत पहले से भाँप लेते हैं, याद है? अमित शाह ही एकमात्र आदमी थे जो जिनको जेल भेजा गया था, फालतू के केस में, फालतू के झूठे केसेज़ में। कई बार किया गया था, वो शूर्पणखा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कई बार ठहाके लगा के हँसती है ना, तड़ी-पार, 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 उनको ये नहीं पता कि वो वहाँ से भी सीख कर आए हैं। वहाँ हुँ, से भी वो आई मीन अमित शाह इज़ वन ऑफ दोज़ रेयरेस्ट ऑफ जेम्स दैट वी हैव इन इंडिया। और जो उन्होंने कर दिया, चाहे वो पार्टीज़ पीएफआई। को पीएफआई को निपटाना हो, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, जो काम जब इतिहास लिखा जाएगा, इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, सबसे सुनहरे अक्षरों में वो लिखा जाएगा। व्हाट ही हैज़ डन नोबडी कुड हैव एवर इमेजिन्ड इवन, नेवर इमेजिन 370 पे मुझे जो थोड़ा भाषण। बहुत मैं चूँकि लखनऊ में हूँ, तो मुझे थोड़ा हुँ, बहुत लोग कह सकते हैं कि मैं कुछ अतिशयोक्ति कह रहा हूँ, पर कहीं न कहीं से अब हम अपने इतिहास से रेफरेंसेस उठाते हैं, ठीक है? एक आदमी जो गुस्सैल है, जिससे गुस्से से सब थर-थर काँपते हैं, विपक्षी भी डरते हैं, जिसके पास ऐसे मारक हथियार है कि 3 दिन में या 1 दिन में ही विपक्षियों के पाँव उखड़ जाते हैं। ऐसे थे श्री लक्ष्मण जी, और बाकी कंपेयर कर लो। रेफरेंस बिल्कुल ले सही। रहे हैं बस, शेषावतार। जी, परशु थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दियो अल्टरनेट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।